अगर ये बिल लेकर आना था तो पहले से ही कंसेंसस डेवलप करना था ना। बिल लाने के पहले ये बातें होना चाहिए थी। जिस तरह से अब लोगों को बुलाया जा रहा है, पहले बुला के पूछते। आप कह रहे हैं कि मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, मज़ारें तोड़ी जा रही हैं, मदरसे तोड़े जा रहे हैं, कहाँ हो रहा है? दम मस्त कलंदर हो रहा है। अब 100-200 साल मस्जिदों के कागजात कहाँ मिलेंगे? मेरे घर के अपने कागजात नहीं है। जो ओल्ड सिटीज में जो लोग रह रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, 100 साल पुराने घर हैं, उनकी रजिस्ट्री है क्या? अच्छा वो कहाँ है? मोहब्बत की दुकान नहीं दिख रही है भाई, है ना? वो मुलायम सिंह यादव का छोरा दिख रहा है कहीं, ना वो नायडू दिख रहा है। इसके लिए कहा जाएगा कि अब सड़क पर उतर आओ, रोड पर उतर आओ, अब उतरना पड़ेगा। बिल्कुल, जब हमारी बात नहीं होगी, जुल्म और मजालिम होंगे। पंडाल पे पत्थर मार दिया, रातों को ले जाकर पुलिस ने उनकी टांगें तोड़ रही, घर बुलडोज कर दिए, तो न्यायपालक की जरूरत क्या है? कि ये बात न्याय संगत है? हम इसे रेड टेपिज्म से आज़ाद करना चाहते हैं। हमारे मामलात हैं, हम खुद इसको हल करें। पूरे देश में वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर घमासान मचा हुआ है, अलग अलग बयान भी आ रहे हैं। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजमेर दरगाह शरीफ के अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती साहब भी मौजूद हैं। सरवर चिश्ती साहब भी इस पूरे बिल को लेकर तमाम तरीके की बातें कह रहे हैं। सरवर साहब, इस बिल को लेकर अलग अलग बयान तो आ रहे हैं, लेकिन आपने भी बहुत कुछ बोला है। पहले तो आप ये बताइए, क्योंकि आपने कैंप लगाना शुरू किया है और उसमें रजिस्ट्रेशंस हो रहे हैं, किस तरीके के रजिस्ट्रेशंस हो रहे हैं, कब से क्या है, और ये रूपरेखा क्या तैयार की है आपने? देखिए, 21 अगस्त को अंजुमन सैयद खुद्दाम ख्वाजा दरगाह शरीफ अजमेर ने एक रेजोल्यूशन पास किया। उसमें जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 आया, इसकी मुखालिफत करी। और 22 अगस्त को आप लोगों ने भी देखा होगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको नो कहा कि वी अपोज वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। क्योंकि देखें, पिछले 10 साल से हम ये देख रहे हैं कि कई तरह के एक्ट और कई तरह के ऑर्डिनेंसेस वो आए जो मुसलमानों को हैरान परेशान करने वाले हैं, जिससे कि हिंदुओं को तुष्टीकरण किया जा रहा है। ये कहते हैं मुसलमानों का तुष्टीकरण हो रहा है, तो कांग्रेस पीरियड में भी हमारा कोई तुष्टीकरण नहीं हुआ, अपीसमेंट जिसे कहते हैं। अगर ऐसा होता तो राजेंद्र सच्चर कमेटी की ये रिपोर्ट क्यों आई कि मुस्लिम्स तो दलित से भी बैकवर्ड है? अगर हमारा तुष्टीकरण होता तो ये सब क्या होता है? ये वोट बैंक राजनीति है, आरएसएस का एजेंडा है, जिसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। मुखालिफत क्यों, डर किस बात का? जबकि पार्टी के तमाम बड़े नेता तो कह रहे हैं कि अभी तो इसको बिल आया है, इसको इस पर रिसर्च किया जा रहा है, जेपीसी में गया है, तमाम इसको सोचा जा रहा है, तमाम धर्म गुरुओं से बातचीत की जा रही है। तो इस बात का डर किस बात का है? क्यों एक ये कहा जा रहा है कि एजेंडा या फॉल्स नैरेटिव क्यों फैलाने की कोशिश? ये फॉल्स नैरेटिव नहीं है, ये बिल्कुल जेन्युइन नैरेटिव है। देखिए, इस गवर्नमेंट की हम किसी भी बात पे विश्वास नहीं कर सकते, और अगर ये बिल लेकर आना था तो पहले से ही कंसेंसस डेवलप करना था ना। बिल लाने के पहले ये बातें होना चाहिए थी। जिस तरह से अब लोगों को बुलाया जा रहा है, पहले बुला के पूछते, उसके बाद बिल पेश करते तो कोई बात समझ में आती। देखें, हर समाज का ये तरीका होता है कि उनके समाज पे कोई जुल्म ज्यादती हो तो आवाज़ उठाए, एंड आई एम विद अंडरडॉग। अगर किसी भी माइनॉरिटी के साथ जुल्म होता है तो मैं आवाज़ उठाता हूँ। कश्मीरी पंडितों के लिए रिहेबिलिटेशन के लिए मैंने 3-4 बार वीडियो बनाए। बांग्लादेश में जो जुल्म हुआ माइनॉरिटी के साथ, हिंदूज के साथ, उसके लिए हमने बोला दरगाह शरीफ से। तो हाँ, वी आर विद अंडरडॉग, कमज़ोरों के साथ है हम। लेकिन आप कह रहे हैं कि मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, मज़ारें तोड़ी जा रही हैं, मदरसे तोड़े जा रहे हैं, कहाँ हो रहा है? दम मस्त कलंदर हो रहा है। पूरी ऑल ओवर इंडिया मस्जिद तोड़ दी कि साहब ये अवैध है, अवैध सरकारी ज़मीन पे। तो सरकारी ज़मीन पे कितने मंदिर बने ये आप नहीं जानते? सच दिल पे हाथ रख के बोले। अब 100-200 साल मस्जिदों के कागजात कहाँ मिलेंगे? मेरे घर के अपने कागजात नहीं है। जो ओल्ड सिटीज़ में जो लोग रह रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, 100 साल पुराने घर हैं, उनकी रजिस्ट्री है क्या? कहानी तोड़े जा रहे हैं। दरगाहें खानकाहें रस्तों से हटाई जाएंगी। मस्जिदें उत्तरांचल में देखें, कई जगहों पर देखें हो रहा है। अब जैसे शिमला का मामला आया, आप कह रहे हैं कि अवैध। एक ये बड़ा नैरेटिव चला हुआ है डेमोग्राफी का। मेट्रोज में गया हुआ, हिमाचल में गया, उत्तरांचल गया, तो मुसलमानों की आबादी बढ़ी। इसी तरह हिंदुओं का भी स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, बिहार, बंगाल, यूपी से गया। सड़क पे नमाज पढ़ने नहीं देते हो, तो नमाज मस्जिदें हो गई छोटी, आबादी हो गई बड़ी, तो वो तो मल्टी स्टोरी मस्जिद बनागा ना। आप खुद कहते हो 2-2, 3-3 नमाजें कर लो या मल्टी स्टोरी बना लो। अब आप कहते हो कागजात लाओ, 200-200 साल पुरानी मस्जिदों के कागजात कहाँ से होंगे? इट्स सिंपल लॉजिक। तो क्या इसके लिए कहा जाएगा कि अब सड़क पर उतर आओ, रोड पर उतर आओ, अब उतरना पड़ेगा? बिल्कुल, जब हमारी बात नहीं होगी, जुल्म और मजालिम होंगे। पंडाल पे पत्थर मार दिया, रातों को ले जाकर पुलिस ने उनकी टांगें तोड़ रही, घर बुलडोज कर दिए, तो न्यायपालक की ज़रूरत क्या है? कि ये बात न्याय संगत है कि कोर्ट में केस ना जाए, किसी के घर बुलडोज कर दो, उस घर में 20 जने रह रहे हैं। अगर मैंने कोई क्राइम करा, सज़ा मुझे मिलेगी या मेरे 19 जो मेंबर्स हैं उन घर वालों को मिलेगी? कहीं ऐसा होता है क्या? आप रातों रात, और जो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं उनका कुछ नहीं। आप आगे कह रहे हो कि
कलेक्टर को इसमें लो वक्फ बोर्ड में। तो मध्य प्रदेश में एक कलेक्टर का सोशल मीडिया पे बयान आया कि मैं जो कार्रवाई करूंगा मुसलमानों के खिलाफ करूंगा। आप नहीं देखते। और आप औरतों के कब से हमारी भाई वो हो गए हो। वो बिल्किस बानो का केस देख लें, उसका रेप करा, उसके घर वालों को मार दिया, जिन्होंने किया वो जब छूट के आए तो कह रहा हो संस्कारी है। नफीसा का वो जो जम्मू में हुआ, उस बच्ची का रेप हुआ, मासूम बच्ची का, उसे मार दिया। तो बजाय विक्टिम का साथ देने के आप कल्प्रिट्स के साथ हो गए। जाफरी की बीवी का ले लें। अरे भाई तुम ये क्या चाह रहे हो। ये देखें, दूसरे हिंदू एंडोमेंट एक्ट है, हम मुस्लिम तो बीच में बोलते ही नहीं है। आपका मामला आप जानो। अब इसमें ये हमारा और गवर्नमेंट के बीच का मामला। हमने हिंदूज को देखा है, वो इसमें इन्होंने QR कोड लगा रखा है। आप उनसे सवाल करें, भैया आपका मामला नहीं है, आप क्यों QR कोड लगा के इनकी फेवर कर रहा हो गवर्नमेंट का। आप हमसे तो सवाल कर रहा हो कि हम मुखालिफत क्यों कर रहे हैं, उनसे सवाल नहीं कर रहा हो कि आप सपोर्ट में क्यों आए हो। आपका मामला है क्या। हिंदू क्या है सरकार, ऑप्शन यही तो है भाई, आपसे पूछेगी, जांचेगी, लेकिन ये तो नहीं, ये बात तो गलत है कि भाई सड़क पर उतर जाओ, ये तो प्रोवोक करने वाली बात हो गई। सरकार जांचती, कंसेंसस डेवलप करने के बाद एक्ट को पार्लियामेंट में लेकर आती। उन्होंने किसी से पूछा ना ताचा, एक्ट को लेकर आ गए सड़कों पे यूं कि हमें सरकार के चाल चले चेहरे पे कतई तौर से यकीन नहीं है। मैलाफाइड इंटेंशंस हैं, टू बी वेरी प्रिसाइज एंड वेरी कैंडिड। लेकिन आपकी बात से अगर तमाम लोग सड़क पर उतरते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा। और ये जो लोग आंदोलन करते हैं, ट्रेन की पटरियां उतार देते हैं, रोड ब्लॉक्स कर देते हैं, किसानों का आंदोलन कर रहा है, उनसे सवाल नहीं करते हैं क्या ये मुसलमानों का डेमोक्रेटिक राइट नहीं कि सड़कों पे उतरे। क्या अनडेमोक्रेटिक है। मुझे बताएं, सड़कों पे कोई चीज़ उतर के प्रोटेस्ट करना क्या है पीसफुल प्रोटेस्ट क्या अनडेमोक्रेटिक है। मैंने ये तो नहीं कहा कि आप वॉयलेंस करो। मैंने ये कहा कि डेमोक्रेटिक तरीके से जो संविधान ने हमें राइट दिए उसके दायरे में रहते हुए प्रोटेस्ट करो। पीसफुल होता ही कहाँ है सर। पीसफुल प्रोटेस्ट एक बार पहले भी यहाँ पर किया गया था, फिर आपने देखा था उसके बाद किस तरीके का हंगामा हुआ था। नहीं जी, तो फिर दूसरे लोग जो दूसरे समाज के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पे सवाल नहीं उठाते हो कि आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो। हम प्रोटेस्ट करें तो सवाल आप देखें ना, आए दिन प्रोटेस्ट होते ही रहते हैं। जाटों का आंदोलन हुआ, गुजरों का हुआ, किसानों का हो रहा, उनसे कोई सवाल नहीं करता कि भाई आप रोड पे क्यों आए। हम रोड पे आए तो गुनाह है। लेकिन एक चीज़ आपके बयान में ये भी सामने है कि आपको, हमें तो ऐसा लग रहा है कि आपने खुल के ओवैसी जी को सपोर्ट कर दिया है, कि अब आप लोगों ने मान लिया कि आपका सिर्फ एक ही नेता वो ओवैसी हैं। होना तो एक ही नेता चाहिए। अब भाई वो वॉलमार्ट है, छोटी छोटी दुकानें बंद हो गई तो वही उधम मचा रहे हैं कि बीजेपी के आदमी है। कहीं से बीजेपी के हमें तो नज़र नहीं आ रहा है। खुल के बोलते हैं भाई, कोई तो होना चाहिए जिसके पीछे आए। हर समाज का एक मुखिया होता है, एक लीडर होता है। इवन जानवरों के अंदर भी एक लीडर होता है, उस दल को हाँकता है। मेरे को ऐसा लगा, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि मैंने लीडर माना तो आप सब मान लें। उनकी चीज़ें आपके सामने, एक को तो लीडर मानना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी समाज हो। सिर्फ मुस्लिम पे लागू नहीं होती, हर समाज पे बात लागू होती है। सर साहब, आप अंजुमन कमेटी के सेक्रेटरी और आपकी बात पूरी देश दुनिया सुनती है। वक्फ बोर्ड कमेटी में आप ये जो तमाम चीज़ें हुई हैं, जो बिल आ रहा है, इसमें आपको क्या क्या पॉइंट्स गलत लग रहे हैं और आप क्या चाहते हैं कि इस तरीके से चीज़ें बेहतर हो, तो शायद उस दिशा में कुछ बढ़े। देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक बात तो मानना पड़ेगी। पहली चीज़ तो ये कि वक्फ बोर्ड के जो भी चेयरमैन होते हैं स्टेट के, वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। वैसे ही ऑलरेडी गवर्नमेंट के अंडर में है। और सेंट्रल वक्फ काउंसिल भी माइनॉरिटी कमीशन में आता है, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो इसमें जो है तलवे चाटू मुसलमान आते हैं, चाटूकार। जैसे बीजेपी सेंटर में है तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल में बीजेपी के पिछलग्गू आ जाएंगे, स्टेट में कांग्रेस गवर्नमेंट है तो कांग्रेस के पिछलग्गू मुसलमान आ जाएंगे। इन्होंने प्रॉपर्टी को बर्बाद किया है जो वक्फ में मेंबर आए। तो एक तो इनकी स्क्रूटनी होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ज़्यादातर दरगाहों और खानकाहों की ज़मीनें जिनमें ये औकाफ के मेंबर बन के आ जाते हैं और बेचारे जो दरगाह पे सज्जादा नशीन, मुजावरीन, गद्दी नशीन कह लो, उनकी चलने नहीं देते। जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में दरगाह कमेटी है जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में आती है, ठीक है ना, उसमें 9 नॉमिनीज आते हैं। 1.5 साल हो गया, वो भंग हो गई, अभी तक कोई नहीं आया। 3 साल हो गए, 3 साल से ज़्यादा रेगुलर नाजिम अपॉइंट होकर नहीं आया। और यहाँ पे कोई काम की, अच्छा 800 साल की लेगेसी तो हमारी, ज़ैरत हम कराते हैं, आसान हम बंद करते हैं, रिचुअल्स हम अदा करते हैं, लेकिन कोई काम कराना हो तो इनसे पूछो तो ये कहते हैं नाजिम ही नहीं आया। तो ये तो हालात हैं गवर्नमेंट में। अगर ज़्यादा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होगा तो चीज़ बर्बाद होती है, चाहे वो हिंदुओं की कोई चीज़ क्यों ना हो। मैंने तो हिंदू धर्म को भी यही सुना है कहते हुए कि भाई हमारे में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बनने से जो है हमारे को प्रॉब्लम हो रही है, हमारे को गवर्नमेंट इंटरफेरेंस से निजात दिलाओ। ये मैंने मंदिरों और मठों के साधुओं से भी यही सुना है, तो ये बात गलत है। दूसरी चीज़ ये कि इसमें 2 औरतों का रिप्रेजेंटेशन हो, कलेक्टर हो, क्यों हो भाई? ये हमारी चीज़ है, हम इसको तय करेंगे हमें क्या करना है। और कलेक्टर क्यों? वैसे ही ओवरबर्डन है कलेक्टर,
वो कलेक्टर का एमपी का बयान सुने ना कि सिर्फ मैं मुसलमानों पे ही कार्रवाई करूँगा। हम इसे रेड टिपिज्म से आज़ाद करना चाहते हैं, हमारे मामलाते हम खुद इसको हल करें। लेकिन कई और भी मुस्लिम्स ये कह रहे हैं कि भाई अच्छा ही होगा ना कि अगर वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे अच्छे स्कूल्स बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे। आज तक के तो वैसा कुछ होते दिखाई नहीं दिया है। बात को तो हम भी सपोर्ट करते हैं, इसमें जो भी मेंबर्स आए इन्होंने बेचा है, लेकिन अब पहले तो गवर्नमेंट रिलीज़ करें ना। जो तकरीबन मैंने सुना है 250 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ गवर्नमेंट ने औकाफ पे कब्जा कर रखा है। 250 प्रॉपर्टीज़ कोई गवर्नमेंट की है उसमें बनी हुई। इसी तरह से हर स्टेट में गवर्नमेंट खुद तो कब्जे छोड़े हमारे औकाफ पे से, फिर दूसरों की बात करें, खुद तो गिरबान में जाके। हम तो कहते हैं क्लियर खेल हो ना तो अच्छी बात है। अगर ये वाकई में ही इसके अंदर इंटेंशन सही है तो सही है, लेकिन इस गवर्नमेंट के इंटेंशंस पे हमें शक है। लेकिन निजामुद्दीन दरगाह के जो मुस्लिम है वो तो इस पेशकश को स्वीकार रहे हैं, कहते कि नहीं अच्छा है मोदी जी। सब नहीं, सब खिलाफ है। मेरी बात हुई है, एक आदमी है जिसका नाम फरीद है, ये सब गवर्नमेंट के लोग हैं भाई। हर जगह पे गवर्नमेंट ने एक आदमी प्लांट किया हुआ है, चाहे हिंदू धार्मिक जगह हो या इस्लामिक धार्मिक जगह हो, हर जगह बेचारे चाटुकार लोग होते हैं, चाटते रहते हैं बेचारे। रजिस्ट्री के लिए तमाम आपने कैंप लगाए हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, कितने लोग आ रहे हैं? बहुत ज़बरदस्त। ज़्यादातर लोग तो घर पे बैठ के स्कैन करके दे रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। आज तक 2.5 करोड़ हो ही चुके हैं। इस बहाने ये हुआ कि हम एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। अच्छा वो कहाँ है? मोहब्बत की दुकान नहीं दिख रही है भाई, हैं ना? वो मुलायम सिंह यादव का छोरा दिख रहा है कहीं, ना वो नायडू दिख रहा है, ना वो बिहार वाले कौन है जो बदलते रहते हैं, ना वो दिख रहा है। हाँ इसीलिए तो हम कह रहे हैं मियाँ भाइयों, एक लीडर अपना ही चुन लो, सलाउद्दीन अवैसी। 24 के बजाय 10 ही मेंबर आए काम के तो हों। मतलब मोहब्बत की दुकान बंद हो गई, आप ये कहना चाह रहे हैं? मोहब्बत की दुकान तो बेचारी है क्या, सब मुसलमानों को तो सब वोट बैंक को। इस कंट्री में मुसलमान ही एक ऐसा मुद्दा है जो उसको देख के कोई इलेक्शन जीतता है और कोई इलेक्शन हारता है। मुसलमानों को ही फुटबॉल बना रखा है। प्रधानमंत्री मोदी जी से क्या नाराजगी है आपकी? आप हमेशा मुखालफत करते रहते हैं। भाई हमारे को ना किसी से मोहब्बत है ना नाराज़गी है। हमारे समाज को जो भी नुकसान पहुंचाएगा उससे नाराज़गी है। आपको लग रहा है मोदी जी नुकसान पहुंचा रहे हैं? 10 साल से तो ऐसा ही लग रहा है। अब आपके सामने हमसे क्या पूछ रहा हो? हर कुछ इन्हीं के साथ। मॉब लिंचिंग कितनी हो रही है, मस्जिदों के लिए क्या रहा है, औकाफ आ रहा है, ट्रिपल तलाक, उससे नुकसान हुआ है मुसलमान औरतों को और मर्दों को। और बहुत सारी चीज़ें हुई। CA आया, मुस्लिम्स को हटा के सबको ले लिया। और प्रधानमंत्री खुद तो कहते हैं मंगलसूत्र चोरी कर लेंगे हम, घुसपैठिए हैं, इनको इनकी वेशभूषा से पहचानो, और ये बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं। ये तो खुद मोदी जी कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे हैं। फिर आप बताओ ना, हम कहाँ खिलाफ हैं? वो हमारे खिलाफ हैं। हम नहीं खिलाफ हैं, वो हमारे खिलाफ हैं। लोग ये कहते हैं कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता है तब सरवर चिश्ती साहब चुप रहते बिल्कुल, हैं, बंगाल में इतनी बड़ी घटना होती है तब सरवर चिश्ती साहब चुप रहते हैं। बोले जी, दरगाह के अंदर बाकायदा एक प्रोग्राम रख के ये बैठे हैं आपके यहाँ के आपकी टीवी के नुमाइंदे। हमने कंडेम किया बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ जुल्म हुआ। सिख गुरुद्वारे पे एक बार पाकिस्तान में हुआ, उसके इसलिए हमने बोले। कश्मीरी पंडितों के लिए हम हमेशा बोलते हैं कि रिहेबिलिटेट करो। मेरे 4-5 वीडियोज़ हैं उसमें। आई एम विथ अंडरडॉग्स, मैं कमज़ोर और माइनॉरिटी के साथ हूँ। लेकिन भड़काने की क्या ज़रूरत है लोगों को? अच्छा हाँ जी, हम तो जिहादी हैं, हम तो आतंकवादी हैं, हम तो पाकिस्तानी हैं, हम अपने हुकूक की बात करेंगे तो भड़काएं। वो धर्म संसद में बोलें कि महंगे मोबाइल ना लो, रिवॉल्वर ख़रीदो, वो भड़काना नहीं हुआ है कि इस्लाम को ख़त्म कर दो, मुसलमानों को ख़त्म कर दो, प्रॉफिट की शान में गुस्ताखी हो, वो भड़काना नहीं हुआ। हम अगर अपनी आवाज़ उठाएं मुद्दों की तो भड़काना है। इसको दूसरे तरीके से भी कहा जाता है ना, जब आप कहते हैं रोड पर उतर जाओ तब युवाओं हो या नहीं, रोड पे तो उतरना ही पड़ेगा। संविधान के दायरे में रहते हुए जो डेमोक्रेटिक कंट्री के नॉर्म्स हैं, जब हमारी सुनवाई नहीं होगी तो यार तुम्हारे सब लोग रोड पे उतर जाएं, जाट उतर जाएं, गुजर उतर जाएं, किसान उतर जाएं, वो जायज़। हम अगर खाएं तो भड़काना हो गया। वाह यार क्या आप लोगों ने तैयारी पूरी कर रखी है? नहीं, कोई तैयारी नहीं। हम क्यों बेवकूफ़ हैं? गवर्नमेंट सुनेगी तो हमें रोड पे उतरने की ज़रूरत कहाँ है? बी फेयर। क्यों उतरे रोड पे? क्यों देश को नुकसान पहुंचाएं? क्यों चक्का जाम करें? मुस्लिमों ने अपना अब एक नया नेता चुन लिया है जिनको जो बी टीम कहा जाता था, अब ओवैसी ही बात रखेंगे आगे आपके मुताबिक? अब वैसे ही रख रहे हैं बात, और भी रख रहे हैं, लेकिन सब में स्ट्रॉन्ग आवाज़ ओवैसी की है। इम्पैक्ट हो गया क्या? पहले ये आप नहीं कहते थे, आप ओवैसी को बी टीम कहते थे पहले? कभी मैंने आज तक नहीं कहा। मेरे तमाम वीडियोस खंगाल लें आप। मैं पिछले 4-5 साल से उनको लगातार सपोर्ट करता आ रहा हूँ। भाई मेरी पसंद है। आपकी पसंद
आखिरी सवाल है सरवर साहब, अब आगे क्या, आप लोगों ने क्या डिसाइड किया है कि भाई इस चीज़ में जो वक्फ बोर्ड जो बिल को लेकर जो तमाम बातें हो रही हैं, आप लोग क्या चाहते हैं और आगे किस लाइन पर जाना चाहते हैं? अच्छा, एक बात तो कहना भूल गया, मुसलमान लड़का अगर हिंदू लड़की से शादी करे तो लव जिहाद, और हिंदू लड़का अगर मुस्लिम लड़की से शादी कर ले तो वाह वाह तालियां बजाते हो कि 2 लाख रुपए देंगे। यार ये इसे क्या कहेंगे आप? लव जिहाद तो तब है जब अगर कोई लड़का शादी करे, जबरन उसको मारे पीटे, जबरन लेके जाता, तब उसको कहा जाता है सर। ऐसे कोई क्यों नाम दे वो देगा? तो हर एक के साथ हो रहा है, हर एक के साथ हो रहा है। आप कब तक इनको सपोर्ट करोगे? और हमारे लिए अच्छा है कि हम आपस में ही तो शादी करें ना, क्यों इधर उधर जागते हैं? खुल के देखिए बोल रहे हैं, हम तो इस सवाल पूछ रहे हैं कि अब आप क्या चाहते हैं आगे, इस पूरे मुद्दे को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं भाई, हम लार्जेस्ट माइनॉरिटी हैं। अब आप कहते हो, मिस्टर मोदी की बात की ना, हम लार्जेस्ट माइनॉरिटी हैं, सब में ज़्यादा बड़ी अल्पसंख्यक की आबादी हमारी है। अब इस गवर्नमेंट में अल्पसंख्यक के बुद्धिस्ट मिनिस्टर हैं, क्रिश्चियन मिनिस्टर हैं, सिख मिनिस्टर हैं, मुस्लिम मिनिस्टर क्यों नहीं है? मुख्तार अब्बास नकवी को भी शंट आउट कर दिया। फिर आप ये कहते हो कि हमें शिकायत क्यों गवर्नमेंट से? तो आप खुद ही बताओ ना भाई। कैंडिडेट जम्मू कश्मीर में कैंडिडेट दिए तो हैं मुस्लिम, और कैसे दिए? अरे नहीं भाई, राज्यसभा से लेकर आए हो आप इनको, हमारा भी कोई राज्यसभा से लेकर आ जाते, क्यों नहीं ला सकते हो? ला सकते हो ना, लोकसभा से नहीं तो राज्यसभा से ला सकते हो। तो अब आप कहते हो हमारे को शिकायत नहीं है, शिकायत उनको हमसे। हम तो सबसे छले गए, कोई मुसलमान को गाली बक के वोट ले रहा है, कोई मुसलमान को पुचकार के वोट ले रहा है। फंसा बेचारा मुसलमान है जिसका कहीं से भला नहीं हो रहा है। मोहब्बत की भी दुकान पता नहीं कहाँ, समझ में नहीं आ रही। कहते हैं कि भाई ये तो गलत हो रहा है। राहुल गांधी, अब आप भी पहले राहुल गांधी का झंडा बुलंद करते थे, कांग्रेस का झंडा बुलंद करते थे, अब नाराज हो गए। देखें जी, ना झंडा बुलंद करना ना हटाना, जो हमारी बात सुनेगा हम वोट देंगे तो उसका झंडा बुलंद होगा, जो वोट लेके बात नहीं सुनेगा उसका झंडा नीचा होगा। देर में आपको ऐसा लगा, समझ में आया है कि ओवैसी आपकी बात सुन रहे हैं और कोई नहीं सुन रहा है? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। समय पहले तो हमारी बात अल्लाह सुन रहा है, और ये तो निज़ाम कुदरत है। ठीक है, सरवर चिश्ती साहब खुल के कहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सरवर चिश्ती साहब ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और इस बिल का विरोध पूरी तरीके से होगा, लेकिन बड़ी बात यह कि जिन धर्मगुरुओं को आगे किया जा रहा है उनको धर्मगुरु सरवर चिश्ती साहब नहीं मानते हैं, और उनका मानना है कि फ़िलहाल देश के मुसलमानों को ठगा जा रहा है। चूँकि वक्फ बोर्ड के बिल की बात हो रही है, लिहाजा इंडिया टीवी पहली बार अंजुमन कमेटी के रिकॉर्ड रूम में पहुंचा है, जहां पर इतिहास की पुरानी चीज़ें रखी हैं। सरवर चिश्ती साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये सारा रिकॉर्ड रूम है जिसमें बताया जाता है कि मुग़लों के वक्त का एक लंबा चौड़ा इतिहास है, जिसमें इस इतिहास के मुताबिक तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो रिकॉर्ड रूम में बताती है कि कौन सी ज़मीन किस काल से किस वक्त से यहाँ पर है, जो जिसको लेकर ये दावा किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की जो बिल और ज़मीनों को लेकर जो तमाम दावे किए जा रहे हैं वो कई हद तक के इन्हीं रिकॉर्ड के आधार पर किया जा रहा है, जो कि सरवर चिश्ती साहब पूरा दिखा रहे हैं। ये जो नकल फरमान मुग़ल बादशाहों ने फरमान दिए थे वो इसमें हैं। इमाम बारगाहें जो केसेस हमारे चल रहे हैं, ये अंजुमन का रिकॉर्ड रूम है। ये दरगाह दीवान से जो केस चल रहा है वो हैं, दरगाह कमेटी से जो हमारे केस चल रहे हैं, ये हमारी क्रोनोलॉजी है। ये मुहर्रम शरीफ जो हुए, निकाह के गुसल शरीफ जो देख दरगाह शरीफ में जो गुसल होते हैं उसका है, निकाह का है, देग जो अकबर आज़म और जहांगीर की देग हैं, ये केसेस हैं, ये तमाम हमारे हैं। और ये मुग़ल बादशाहों के फरामीन हैं, इमाम बारगाहें हैं, ये तमाम दरगाह दीवान से केस, दरगाह कमेटी से केस, गवर्नमेंट मुहर्रम शरीफ के, निकाह के, गुसल के, देग के, अंजुमन के खिलाफ, ये सब हमारे पास रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। इन रिकॉर्ड्स को आप लोग दिखाएंगे इसी के आधार से कोई लेना देना नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। एक आपने रिकॉर्ड दिखाया था जिसके पे कहा गया कि भाई पुरानी ये ज़मीनें हैं, इनका रिकॉर्ड बहुत पुराना है, लिहाजा वो एक अलग चीज़, वो फरामीन थे, वो एक अलग चीज़ है। ये तो हम अपना रिकॉर्ड रूम बताएं। तो ये एक बड़ा रिकॉर्ड रूम है अंजुमन कमेटी का, और इसके मुताबिक एक लंबा चौड़ा एक इतिहास है यहाँ पर, उस इतिहास को सहेज के रखा है। और सरवर चिश्ती साहब का कहना है कि इस रिकॉर्ड से पता लगता है कि कौन किस वक्त से इन ज़मीनों का आधिपत्य लेके रखा है या कौन किस वक्त से यहाँ पर आया है।